तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए चैप्टर 1 संख्या और संख्या पद्धति मतलब नंबर्स एंड नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये क्या चीज है तो आप लोग भी इसको अच्छे से मतलब समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आगे क्वेश्चन को हल करने में कोई कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। और जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि आगे हम इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी नवोदय विद्यालय से रिलेटेड लाएं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये अध्याय 1 में क्या है, मतलब चैप्टर 1 में आपको क्या करना है, इसको समझ लेना है। संख्या और संख्या पद्धति को इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। हालांकि इसमें कुछ आप लोग को पता होगा और कुछ नहीं पता भी होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे इसको हम अच्छे से समझा देते हैं, इसको आप समझ लीजिए। इसे आप लोग को पढ़ना तो आता ही है हिंदी में, यहाँ पर आप इसको रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, संख्या पद्धति क्या है, तो गणितीय अध्ययन है, ठीक है। संख्या पद्धति क्या है, तो एक नंबर का सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हम लोग गणित के रूप में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय है, ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। इस अध्याय से संबंधित बहुत सारा अवधारणा, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल जानकारियों से छात्रों को उसी प्रकार से अवगत रहना चाहिए, मतलब आपको सारा चीज जानकारी हासिल कर लेना चाहिए, है ना। जिस प्रकार छात्र सामान्य गिनती, जैसे आप लोग को नॉर्मली गिनती आता है 1 2 3 4, इस तरह आपको पता है पहले से, है ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वहां से लेकर ज्ञान तक आप लोग को पता ही है, पहाड़ा जैसे आप लोग को पता ही है, ये सब पहले से आपको पता है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार आप लोग को सारा जानकारी इसमें हासिल कर लेना है। जैसे देखिए, क्योंकि इस अध्याय से संबंधित तथ्यों की जानकारी नहीं रहने की स्थिति में अगले अध्यायों के प्रश्नों का हल भी संभव नहीं है, मतलब आगे जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन को हल करना संभव नहीं होगा। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ लेना होगा, ठीक है। यही कारण है कि इस अध्याय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्या, अलग अलग प्रकार का संख्या आपको देखने को मिलेगा, उनके अंकन आदि का व्यापक संकलन इस अध्याय में किया गया है, ठीक है। इस अध्याय में आपको सारा चीज बताया जाएगा, ठीक है। देखिए, आइए हम संख्याओं से एक संक्षिप्त परिचय करें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या चीज है, तो देखिए, जो हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से गिनते गिनते चलते जाते हैं, ठीक है। और इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। बस वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, पढ़ाई की शुरुआत हम अ आ हर्षई दीर्घई इस तरीके से आदि से करते हैं, ठीक है। साथ साथ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बच्चों में पढ़ते हैं तो अ से स्टार्ट करते हैं, है ना, ये वर्णमाला। और संख्या को पढ़ते हैं तो 1 2 से इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, यह गिनती हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, ये बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, गिनती की संख्याओं का यह समूह ही प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मतलब सेट कहलाता है, ठीक है। ये गिनती की जो संख्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसी को क्या कहेंगे, इसको प्राकृत संख्या कहेंगे, ठीक है। इसी का ये सेट है, ठीक है। अब आगे देखिए, इस समुच्चय का प्रत्येक सदस्य एक प्राकृत संख्या है, मतलब जितना भी सारा यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है ना, डिजिट 1 2 3 4 5, जितना भी सारा आगे चलते जाइएगा, इसका कोई अंत नहीं है, इसका अनंत नंबर हो सकता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक, बच्चा कहाँ तक पढ़ता है, 1 से लेकर 100 तक गिनती करता है, तो बच्चा सोचता है कि यहीं तक गिनती है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, आगे बहुत सारा नंबर है, ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनंत तक ये जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, प्राकृतिक संख्या को n मतलब हुआ नेचुरल नंबर, ठीक है। n को हम इस प्रकार दिखाते हैं, जैसे देखिए n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, इसको इस तरीके से मध्यम ब्रैकेट के अंदर में 1 2 3 4 इस तरीके से डॉट डॉट देके फिर से ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेचुरल नंबर का संकेत हुआ, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का ये संकेत हुआ। अब आगे देख सकते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं अनंत है, मतलब प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं है, वो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कहीं इसका अंत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अर्थात कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब दुनिया में आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो उसका जवाब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसका अंत है ही नहीं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का अंत है ही नहीं, इसलिए सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आगे देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, हाँ, प्राकृतिक संख्या में छोटी है, कौन है, तो 1। देखिए, गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, तो 1 सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हुआ, लेकिन आगे जब गिनते जाते हैं तो इसका कोई अंत नहीं होता, इसलिए सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या नहीं है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो याद रखिएगा 1 जो है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के निरूपण के लिए संकेत की कई पद्धतियां हैं,
तो चलिए इसका बहुत सारा सिस्टम है, ठीक है। तो चलिए सिस्टम को एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के निरूपण के लिए विभिन्न पद्धतियों में संकेत में यहाँ पर दिया गया है। देखिए ए नंबर में यहाँ पर हिंदी संकेत पद्धति, हिंदी में इस तरीके से पढ़ाई होता था पहले बचपन में, मेरे दादाजी इसी तरीके से पढ़ाते थे हमको, ठीक है, क्योंकि दादाजी को इसी तरीके से आता था, ठीक है ना। जैसे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, इस तरीके से आगे चलते जाएगा। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे है हिंदू अरबी संकेत पद्धति, ये हिंदू अरबी संकेत पद्धति में है, ठीक है, जो कि अभी हम लोग यही पढ़ते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अभी का जो समय में पढ़ाया जाता है, ये इस तरीके से नंबर को पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला बहुत ही कम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको समझना आजकल का बच्चा का मुश्किल हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देख सकते हैं, इसको तो पढ़ते ही होंगे आप लोग, इसको बोलते हैं रोमन संकेत पद्धति, ठीक है। रोमन नंबर तो आप लोग पढ़ते ही हैं, ये तो जानते होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जीरो आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें जीरो आपको नहीं मिल रहा होगा। तो चलिए आगे जीरो के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए अब आगे आ गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए प्राचीन काल में, है ना, पुराना समय में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आगे चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, ठीक है, संख्याओं का प्रचलन था। किंतु बाद में इस संख्या समूह अर्थात यहाँ पर आगे देख सकते हैं प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को मिलित कर लिया गया, मतलब मिला लिया गया, शामिल कर लिया गया। इस नए समुच्चय को पूर्ण संख्या होल नंबर का समुच्चय सेट कहा जाता है। मतलब पहले क्या था? पहले 1 2 3 है ना, 4 5 6 इस तरीके से था, डॉट 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 आगे चलते जा रहा था। लेकिन अब क्या किया गया, इसमें आगे में एक जीरो को जो है ना मिला दिया गया, इसी सेट में, इसी समुच्चय में किसको मिला दिया गया? जीरो को मिला दिया गया। तो देखिए यहां से यहां तक ये क्या है? अभी ये प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जब इस प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देंगे, सम्मिलित कर देंगे, मतलब मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या कहलाएगा? वो संख्या पूरा हो गया, इसलिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। और पूर्ण संख्याओं को क्या कहते हैं? होल नंबर। तो होल में डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, इसलिए डब्ल्यू से इसको दिखाया जाता है ना। इसको इस तरीके से सांकेतिक रूप में 0 1 2 3 4 5 है ना, इस तरीके से डॉट डॉट आगे चलते जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जीरो क्या चीज है? तो ये सबसे छोटा पूर्ण संख्या है, याद रखिएगा, जीरो सबसे छोटा पूर्ण संख्या है, ठीक है, और एक सबसे छोटा प्राकृत संख्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार पूर्ण संख्याओं के समुच्चय सदस्यों की संख्या अनंत है, ठीक है। पूर्ण संख्याओं का भी अनंत संख्या होता है, ठीक है। इस समुच्चय का पहला सदस्य शून्य है। इस समुच्चय में सबसे पहले कौन है? जीरो है, उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से आगे चलते जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए, इस समुच्चय का पहला सदस्य शून्य है। पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा किरण पर दर्शाया जा सकता है। इस तरीके से संख्या रेखा का किरण में दिखाया जा सकता है पूर्ण संख्या को, इस प्रकार से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आगे चलते जाएगा। आगे इसमें कह रहा है कि उपयुक्त संख्या किरण पर हम पूर्ण संख्याओं को दर्शाते हैं, ठीक है, दर्शा सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि 2 1 से अधिक है, ठीक है। 2 जो है ये 1 से अधिक है, मतलब ज्यादा है ना। 3 3 2 से 1 अधिक है, 3 जो है ये 2 से 1 अधिक है। देखिए 3 में 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा, मतलब डिफरेंस 1 है, ठीक है। उसके बाद 4 4 3 से 1 अधिक है, 4 जो है 3 से 1 अधिक है, ठीक है। और इसी प्रकार प्रत्येक संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या से 1 अधिक है। मतलब यहाँ पर जितना भी संख्या है अपने पूर्ववर्ती, मतलब अपने पहले वाला जो नंबर जो दिख रहा होगा, है ना, जितना भी सारा अपने से पहले वाला नंबर है उससे वो 1 अधिक होता है, ठीक है। मतलब अगर 11 में 10 घटाइएगा तो 1 आएगा, 10 में 9 घटाने पर 1 आएगा, 9 में 8 घटाने पर 1, 8 में 7 घटाने पर 1, इस प्रकार से अपने पूर्ववर्ती के साथ घटाने पर 1 आएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा में दिया है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निरूपण असंभव है। मैंने पहले आपको बता दिया कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते हैं आप, असंभव है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है गिनती का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो शून्य है, 0 है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से तभी बड़ी हो सकती है जब संख्या किरण रेखा पर वह संख्या दूसरी संख्या के दाहिनी ओर स्थित हो। देखिए अगर कोई संख्या इस तरीके से 2 3 4 5, तो ये 3 जो है बड़ा हो सकता है किससे? 2 से। तो देखिए 3 जो है ये किधर है? 2 के दाहिनी ओर, ठीक है। 4 जो है 3 का दाहिनी ओर है, इसीलिए 4 बड़ा है 3 से।
5 4 से बड़ा है इसलिए दाहिनी ओर है। जो भी संख्या बड़ा होता है ना, जिस संख्या से उसका वो दाहिनी ओर होता है, वही चीज यहाँ पर कहा है। ठीक है, दूसरी संख्या के दाहिनी ओर स्थित होता है या फिर हो। उदाहरण के अनुसार जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, 5 और 3 में 5 अधिक है, क्योंकि 5 की स्थिति किरण पर कहाँ पर है, 3 के दाहिनी ओर है। ठीक है, चलिए आगे। इसी प्रकार कोई पूर्ण संख्या तभी किसी दूसरी संख्या से छोटी होती है जब वह संख्या दूसरी संख्या की बाईं ओर स्थित हो। मतलब कोई संख्या है जैसे 2, है ना, ये छोटा है किससे, 3 से। तो 3 से छोटा है, कब छोटा है, तो जब वो संख्या उस संख्या से, किस संख्या से, इस संख्या से बाईं ओर स्थित हो। ठीक है, बाईं ओर स्थित हो। देखिए 2 जो है 3 के बाईं ओर स्थित है, इसलिए 2 3 से छोटा है। ठीक है, चलिए अब आगे अंक के बारे में समझते हैं। अंक क्या चीज है, हिंदी में आप अंक बोलेंगे और इंग्लिश में इसको डिजिट बोलेंगे। तो अंक गणित, ठीक है, अंक गणित में संख्याओं को लिखने के लिए हमें संकेतों के एक विशेष समूह की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए यह समूह पूर्णतः वैज्ञानिक एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होनी चाहिए। सौभाग्य से संख्याओं को निरूपित करने के लिए आवश्यक इस संकेत समूह का आविष्कार हमारे ही देश में हुआ। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इन संख्याओं को निरूपित करने के लिए 10 संकेत होते हैं। 10 संकेत वो क्या क्या है अभी जानेंगे। देखिए ये 10 संकेत है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, इसी 10 संकेतों के मदद से हम बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इन्हें अंक डिजिट कहा जाता है। किसे डिजिट कहेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। तो कितना अंक है इसमें, 10 अंक है। ठीक है, टोटल कितना अंक है, 10 अंक है जीरो को मिला के। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है 10 संकेत द्वारा प्रयुक्त यह पद्धति, मतलब यह सिस्टम दशमिक मतलब डेसिमल, क्या कहता है इसको, दशमिक डेसिमल प्रणाली भी कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, डेसिमल भी कहलाती है। ये संकेत वस्तुतः अंक गणित के वर्णमाला है। ठीक है, अंक गणित का वर्णमाला क्या है, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, ये क्या है, ये वर्णमाला है। किसका, ये है गणित का वर्णमाला। हिंदी का वर्णमाला कहाँ से कहाँ तक है, अ से ज्ञ तक, है ना, जान रहे हैं आप लोग। इंग्लिश का वर्णमाला भी आप लोग जान रहे हैं, ए से लेकर जेड तक ये वर्णमाला है। अल्फाबेट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। चलिए देखिए आगे, जिस प्रकार हम वर्णमाला की सहायता से किसी भी क्या कर सकते हैं, भाषा में विभिन्न शब्दों की रचना करते हैं, उसी प्रकार इन आंकिक संकेतों से असंख्य संख्याओं की रचना कर सकते हैं, मतलब अनंत संख्याओं की रचना कर सकते हैं। इस प्रणाली की शुरुआत भारत में हुई थी। ठीक है, तथा अरब में भी इसका प्रचलन था। इसलिए संकेतों की इस पद्धति को हिंदू अरबी पद्धति कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू अरबी पद्धति क्यों कहते हैं। तो देखिए इस प्रणाली की शुरुआत भारत से हुई थी और अरब में भी इसका प्रचलन था, इसलिए इस पद्धति को हिंदू अरबी पद्धति कहते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आजकल इन्हीं संकेतों का उपयोग या फिर प्रयोग होता है। ठीक है, इन आंकिक संकेतों के 2 मान होते हैं। कौन सा मान, एक शुद्ध मान और एक स्थानीय मान। शुद्ध मान को फेस वैल्यू आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू, है ना। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, आगे जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से समझेंगे। अभी बस थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते चलिए सब चीज का। अभाज्य या ऋण संख्याएं, इसको कहते हैं प्राइम नंबर, या अभाज्य संख्या बोलिए या फिर ऋण संख्या बोलिए, बात बराबर है। इंग्लिश में उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर किसे कहेंगे, तो जिसका गुणनखंड 2 होता है। ठीक है, जैसे देखिए 1 से बड़ी वह प्रत्येक प्राकृत संख्या, 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 1 से बड़ी प्रत्येक प्राकृत संख्या जो एक और उसी संख्या को छोड़कर दूसरी किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, ऋण मतलब प्राइम संख्या कहलाती है, मतलब प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 आदि, ये सब क्या है, ये प्राइम नंबर है। ये संख्याएं
सिर्फ एक से या फिर स्वयं मतलब खुद से पूर्णतः पूरी तरीके से विभक्त या फिर विभाजित हो सकती है। ठीक है, मतलब भाग लग सकती है। ठीक है, ऐसी संख्या जो खुद से, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 13, तो ये 13 जो है ना किससे किससे भाग लगेगी, तो ये खुद से मतलब 13 से ही भाग लगेगी या फिर एक से भाग लगेगी। मतलब एक से और खुद से भाग लगने वाला संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, तो अभाज्य संख्या बोलिए या फिर ऋण संख्या बोलिए। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अन्य किसी भी संख्या से इन्हें पूर्णतः विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड, पहला एक और दूसरा वह संख्या स्वयं, मतलब एगो एक होगा और एगो वह संख्या खुद होगा। ठीक है, खुद बोलिए या फिर स्वयं बोलिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस प्रकार दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, इसलिए जब भी हम कोई संख्या का गुणनखंड करते हैं, जैसे 48 है, इसका गुणनखंड करते हैं तो कैसे होता है, दो से स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या दो है, दो से चलाते हैं, है ना, 24 बार में 48, फिर दो से चलाते हैं, जब तक दो से चलेगा चलाते रहते हैं, है ना। दो का पारा 12 बार पढ़ते हैं इस तरीके से। फिर क्या लेते हैं, दो के बाद तीन लेते हैं। ठीक है, दो के बाद तीन लेते हैं, तीन के बाद चार नहीं लेते हैं, पांच लेते हैं, पांच के बाद छह नहीं लेते हैं, सात लेते हैं, सात के बाद आठ नहीं लेते हैं, नौ भी नहीं लेते हैं, 10 भी नहीं लेते हैं, फिर 11 को लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार का संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर साथ ही अभाज्य अथवा ऋण संख्याएं भी अनंत होती है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि पूर्ण संख्या जो है वो अनंत होता है, जैसे जीरो से स्टार्ट होके 0 1 2 3 4 इस तरीके से आगे चलते जाता है, चलते जाता है, कहाँ तक जाता है, अनंत तक। कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अभाज्य संख्या है 2 3 5 7, है ना, 11, इस तरीके से चलते चलते कहाँ तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक, तो याद रखिएगा इसको भी। देखिए आगे यहाँ पर क्या कह रहा है, केवल दो ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। ठीक है, सिर्फ दो ही ऐसा है जो कि वो अभाज्य है और सम भी है। देखिए दो, उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर एक भी आपको सम नहीं मिलेगा, है ना, अभाज्य और सम नहीं मिलेगा। लेकिन दो ऐसा नंबर है जो कि ये सम भी है और अभाज्य भी है, सम और अभाज्य। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी पूछता भी है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर बहुत सारा एग्जांपल है ना, अभाज्य संख्या का, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, है ना। आगे देखिए 53, है ना, 59 61 67 71 73 79 83 89, है ना, 97, इस तरीके से और भी आगे बहुत है। ठीक है, अनंत है। तो चलिए इतना याद रखिएगा, इतना याद रख लीजिएगा तो काफी है। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा। आगे देखिए, अभाज्य संख्या की पहचान से संबंधित प्रश्न, है ना, बहुधा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एतद्वा ऐसे प्रश्न और उनके हल की विधि को समझ लेना चाहिए। ठीक है, जो भी इसका हल करने का विधि है उसको समझ लेना चाहिए। इसी उद्देश्य से यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कुछ एक प्रश्न और उनके हल यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, कहता है एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, तो एक अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब इसका। ठीक है, देखिए एक अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक वह संख्या स्वयं मतलब खुद और दूसरा एक। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए ये यहाँ पर 19 जो है ना अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 29 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 33 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर बोला है कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, अभाज्य संख्या कह रहा है नहीं है, तो कौन तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर भी किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, इसमें पूछा है अभाज्य संख्या है। तो देखिए 27 नहीं है, ठीक है, 57 भी नहीं है, 77 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 97 जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे अभी मैंने आपको बताया 97 क्या है, अभाज्य संख्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सारा अभाज्य संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में, है ना, एक
और 100 के बीच तक का सारा अभाज्य संख्या वहां पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। देखिए 3 तो हो गया, अब चौथा। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न में बोलता है इसमें प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, तो 2 और 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये प्रथम अभाज्य संख्या हुआ, ये द्वितीय अभाज्य संख्या हुआ। तो प्रथम दो अभाज्य संख्या ये वाला और ये वाला ले लिए तो कितना हो गया? 3 2 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी में 5 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कह रहा है 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, उसके बाद फिर 11 है। तो 11 तो 10 से ज्यादा हो जाएगा, तो बस इतना ही है। कितना हुआ? 1 2 3 4, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, अभाज्य संख्या से रिलेटेड ही क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? इसमें पूछ रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए 81 नहीं है, 83 है, ठीक है, 85 नहीं है, 87 भी नहीं है, तो है कौन? ऑप्शन नंबर बी है 83। ठीक है, 83 क्या है? अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर, इसमें कह रहा है 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं है उसको काट देते हैं। 1 नहीं है, ठीक है, इसको काट दिए। उसके बाद देखिए 4 नहीं है, फिर 6 नहीं है, तो 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्या बच गया? ये सर्कल जो कर रहे हैं, है ना, तो ये 1 2 3 4। ठीक है, कितना अभाज्य संख्या हो गया? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, 100 तथा 110 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी, मतलब कितनी संख्या है 100 से लेकर 110 तक। तो देखिए ये 100 हुआ, फिर 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104, फिर 105, फिर 106, 107, फिर 108, 109, 110। ठीक है, तो कितनी अभाज्य संख्या है? तो 101 हो जाएगा ये अभाज्य संख्या, 103 हो जाएगा अभाज्य संख्या, 107 हो जाएगा अभाज्य संख्या, और 109 हो जाएगा अभाज्य संख्या। बाकी अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे हुआ? 4 ठो, 1 2 3 4, 4 ठो अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 9 नंबर, देखिए ध्यान से 11 से 20 तक कितनी ऋण संख्याएं हैं? ध्यान दीजिएगा, ऋण संख्या और अभाज्य संख्या एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें भी पूछा है अभाज्य संख्या कितनी है, कभी कभी पूछ देगा ऋण संख्या, ठीक है, कभी कभी बोलेगा अभाज्य संख्या, तो बात वही है। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो देखिए 11 से लेकर 20 तक ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो देखिए आपका 11 हो जाएगा अभाज्य संख्या, 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, ठीक है, फिर 19 हो जाएगा, तो 4 ठो हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है ना आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 1 का संख्या और संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थ्योरी के बारे में अच्छे से समझे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी का जो है ना अगला वीडियो में करेंगे जो कुछ बचा। ठीक है, तो ये वीडियो का पहला पार्ट होगा। ठीक है, ये वीडियो का पहला पार्ट होगा किस पर? तो संख्या और संख्या पद्धति पर, नंबर और नंबर सिस्टम पर। तो पार्ट वाइज मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नवोदय विद्यालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।